29 के में क्या दिया हुआ है? एफिलिएट मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कौन रहेगा इसमें? हाँ, आर भी 15 दिन का ही रहेगा, सिमिलर मतलब 15 दिन ही मान सकते हैं। तो एक ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर रहेगा जो डीजीएमएस में एम्प्लॉयमेंट रहेगा, जिसका जो डीजीएमएस में डॉक्टर होगा वही बोर्ड का कन्वेनर होगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ भी है तुम लोग एग्जाम में, कि एफिलिएट मेडिकल बोर्ड का कन्वेनर कौन होगा? वो डीजीएमएस का जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर रहेगा वही होगा। दूसरा कौन होगा? डॉक्टर। वन मेडिकल ऑफिसर, अध्यक्ष उस बोर्ड का मेन अध्यक्ष रहेगा, कन्वेनर, ठीक है ना। वन मेडिकल ऑफिसर ड्यूली क्वालिफाइड इन एलोपैथिक सिस्टम, जिसको कौन सिलेक्ट करेगा? चीफ इंस्पेक्टर। किससे कंसल्ट करके? जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोल माइंस फंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, चीफ इंस्पेक्टर उसको कांटेक्ट करके एक एलोपैथिक सिस्टम का डॉक्टर उसको सिलेक्ट करेगा, सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सी में कौन है? दूसरा डॉक्टर रहेगा एलोपैथिक सिस्टम का, या तो स्टेट का डॉक्टर रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर रहेगा या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब पीएसयू। मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब क्या? कोल इंडिया क्या है? पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए असिस्टेंट सिविल सर्जन का ये डॉक्टर रहेगा। अगर मेडिकल ऑफिसर बी और सी का अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस केस में एफिलिएट मेडिकल बोर्ड शेल बी कंस्टिट्यूटेड विथ ओनली 2 पर्सन। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ए बी सी 3 डॉक्टर होता है इसमें। ए में हो गया कन्वेयर डीजीएमएस का, दूसरा हो गया कि चीफ इंस्पेक्टर एक डॉक्टर को नॉमिनेट करेगा, कोल माइंस जो वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन है उससे कॉन्टेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डॉक्टर रहेगा। सी में क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डॉक्टर रहेगा एलोपैथिक सिस्टम वाला। ध्यान रखना, एलोपैथिक, होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक मतलब इंग्लिश दवाई वाला, अंग्रेजी दवाई वाला, ठीक है ना, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन रहेगा। ये 3 डॉक्टर रहेगा। अगर ये बी और सी में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस केस में एफिलिएट मेडिकल बोर्ड सिर्फ 2 डॉक्टर से चल जाएगा, एक डीजीएमएस वाला, एक और कोई डॉक्टर रहेगा जिसके बारे में क्लियर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर डॉक्टर ए और बी से नहीं अवेलेबल रहेगा तो एफिलिएट मेडिकल बोर्ड शेल बी कंस्टिट्यूटेड विथ 2 पर्सन ओनली। टोटल मेंबर कभी नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछ सकता है, मिनिमम 2 मेंबर से वो हो जाएगा कंस्टिट्यूशन उसका। अब क्या है? स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय द एफिलिएट मेडिकल बोर्ड। तो क्या होगा? मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में दिया जाएगा? फॉर्म एस में मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो तुम लोग बता चुके हैं। अनफिट पर्सन नॉट टू बी एम्प्लॉयड, कि अगर जो भी अनफिट पर्सन रहेगा तो उसको क्या किया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो अपील करता है, 30 दिन के अंदर अपील करता है, तो फिर उसका मेडिकल जांच करवाया जाएगा। फाइनली जब जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर, मान लो ओ फॉर्म ओ में उसको पहले ही नोटिस मिल गया है और 30 दिन के अंदर क्या करता हूँ, मैनेजर के पास अपील ही नहीं करता है, वो बैठ जाता शांत हो, चलो मान लेता है कि हाँ हम अनफिट हैं, तो उस केस में क्या होगा? उसको उसी दिन से मान लिया जाएगा कि ये व्यक्ति अनफिट है। तो उसको जो भी कैटेगरी के लिए अनफिट बोला जा सकता है, पूरी तरीके से अनफिट किया जा सकता है या पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए अनफिट किया जा सकता है। यहाँ पे भी वही है कि 30 दिन अगर री एग्जामिनेशन जो हुआ एफिलिएट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, सेकेंड नोटिस दिया गया, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो उस केस में अगर 30 दिन एक्सपायर करता है तो उसको मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति अनफिट है। और क्या है कि अगर मान लो मेडिकल री एग्जामिनेशन हुआ एफिलिएट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, ठीक है, और उसके ओपिनियन में ये आता है कि ये जो पर्सन का जो डिजेबिलिटी है ना, वो उस नेचर का नहीं है कि वो उसके काम को सीरियसली अफेक्ट करे, कि जो नॉर्मल उसका काम करने का जो है उसको अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा तो उसको बोलेगा कि आप कंटिन्यू 6 महीने के लिए काम कीजिए, लेकिन इस 6 मंथ में अपना आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ईट में जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मान लो अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा है और थोड़ा सा है कि उसका आँख में पावर का मान लो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा चश्मा लग गया, मान लो थोड़ा पावर ज़्यादा बढ़ गया,
तो उस केस में उसको यही बोले कि आप मान लो फॉर्म होम में उसको अनफिट कर देता है डॉक्टर, अगर कि आप इस काम के लिए अनफिट है, नहीं काम कर पाएंगे, लेकिन मेडिकल बोर्ड वाला बोल सकता है कि नहीं आप फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 6 महीने तक काम कर सकते हैं, उसी आंख से आप 6 महीने तक काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये 6 महीना के अंदर है ना अपना जांच करवा के आंख अच्छा करवा लीजिए, चश्मा वगैरह लगवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वही है यहाँ पे। तो इट may recommend his continuation in employment in the mine for a period not exceeding 6 months, during which क्या बोल रहा है कि सच पर्सन को अपना डिजिबिलिटी क्योर कर लेना है और कंट्रोल कर लेना है और खुद को सबमिट करना है कि आप मेरा जांच कीजिए, अब हम फिट हैं काम करने के लिए। ठीक है, ये कब का केस है, जो हम स्टार्टिंग में भी बताए थे ना कि मान लो हम लोग भी टाइम में बहुत लड़का लोग क्या था, आंख का थोड़ा प्रॉब्लम था कि 1-2 बार उसका आंख का ऑपरेशन सर्जरी वगैरह हुआ था, तो रिपोर्ट वगैरह देखा तो फिर बोला कि नहीं आप अभी भी मान लो उसको पढ़ने में कुछ दिक्कत हुआ, तो बोला कि नहीं आपको और हम टाइम देते हैं, आप जाइए अच्छा आँख वाला डॉक्टर से इलाज करवा के आइए, हम आपको इतना दिन का टाइम देते हैं। ये नहीं कि अगर किसी का नौकरी हो जाता है और तुरंत रिजेक्ट कर देगा, नहीं, बोलेगा कि ठीक है आपको कुछ टाइम दिया जाता है, आप जाइए जांच करवा के आइए। अभी भी मान लो माइनिंग से में बहुत लड़का लोग गया, मान लो किसी को ऐसा होता है कि मेडिकली वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कुछ भी, या कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ वैसा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस आ रहा तो उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर मान लो कुछ नॉर्मल है कि रीडिंग वगैरह करने में उसको दिक्कत आ जा रहा है, तो उस केस में क्या है कुछ टाइम देता है। ये नहीं कि सीधा बोल रहे हैं कि नहीं आपको लेंगे ही नहीं, इसलिए डरने की बात नहीं है, जांच करवा के दोबारा से अपने आप को फिट करवा सकते हो। तो पढ़ लिया हम लोग फॉर्म एन ओ पी P1 Q R S। अब एक लास्ट बचा है फॉर्म टी, एनुअल रिटर्न के बारे में। तो यहाँ क्या है, ऑन और बिफोर 20 फरवरी से पहले मैनेजर को चाहिए कि वो चीफ इंस्पेक्टर को एक एनुअल रिटर्न फॉर्म टी में दे। तो कलर ब्लाइंडनेस में दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, मान लो उसको कलर का पता ही नहीं चले, कलर ब्लाइंडनेस के केस में है, अनफिट है। हम लोग के टाइम में तो लगता है कि इसका हाइट भी कम था ना, उसको भी छाट दिया था, ऐसा था। एक लड़का का वजन था 110 केजी, ठीक है ना। तो बीएमआई भी होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वेट का रेशियो कुछ होता है इसमें, तो उसका बीएमआई ओवर आ गया था, 30 से ऊपर आ गया था। तो उसको टाइम दिया कि आपको 2 महीना का टाइम दे रहे, अपना वजन कम करके आइए। तो वो लड़का फिर कोलकाता गया, कोलकाता में कोई सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पे जिम वगैरह वाला जो भी था, तो वजन फिर अपना 100 से जो ज़्यादा था 70 करके आया, तो फिर उसका ज्वाइनिंग हो गया कोल इंडिया में। हाँ, बीएमआई होता है। तो इसलिए ज़्यादा मोटा भी होना अलग बात है, तुमको दोबारा टाल देगा, 2 महीना का टाइम दे देगा। बीएमआई का देखो एक रेंज आता है, 20, 25, 30, 30 वाला से ऊपर है ना, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं कि मोटापा का शिकार हो गया है। हाँ, अनफिट में भी किया, मतलब हाइट ही मान लो कम था, कुछ 5 फीट कुछ या कुछ कम था, वैसा कुछ केस था, तो उस केस में नहीं लिया था ज्वाइनिंग। लेकिन अब है कि कोई को डिपेंड कर जाता है कोई डॉक्टर पे, ठीक है ना, वो कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, और कोई डॉक्टर है कि नहीं पकड़ पाता है कुछ चीज़, वैसा दे देता है ज्वाइनिंग। तुम लोग टेंशन नहीं लो हाइट का, वो हाइट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यहाँ क्या था, एनुअल रिटर्न 20 फरवरी के पहले सबमिट करना है। अगर कोई माइन से अबेंडन किया जा रहा है या वर्किंग डिसकंटिन्यू किया जा रहा है 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए, या चेंज इन ओनरशिप ऑफ ए माइन होता है, तो उस केस में जो एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, 30 दिन विद इन 30 डेज ऑफ अबेंडनमेंट या चेंज ऑफ ओनरशिप, और विद इन 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस एज द केस में भी। तो ये एनुअल रिटर्न किस चीज़ का जानते हो, ये एनुअल रिटर्न है, ये है कि अपना जो भी पीएमई आईएमई किया गया है, जो भी जांच किया गया उसके बारे में एनुअल रिटर्न, ठीक है। ये एनुअल रिटर्न का जो हम लोग फॉर्म 3 में पढ़ते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एनुअल रिटर्न फॉर्म टी में भी देते हैं, जो मेडिकली से रिलेटेड, जो जांच से रिलेटेड है, ठीक है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एनुअल रिटर्न। तो यही तुम लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में सारा चीज़ था। ये भी तुम लोग को लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट में ही लिखे हुए हैं सारा चीज़। एक बार है कि तुम लोग का नोट्स हमको लगता है बन गया होगा अभी, तो बस उसी को रिवीजन करना है, ये नहीं कि बार बार उसको पढ़ना है, नहीं, इसी तरीके से शॉर्ट में मान लो कि फॉर्म एम में क्या है, मैनेजर 20 दिन पहले नोटिस देगा पर्सन को, अगर वो पर्सन फेल कर जाता है तो मैनेजर
10 दिन पहले नोटिस देगा उस पर्सन को। ओ में मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। जो फॉर्म पी है उसके तहत पीएमई किया जाएगा किसी भी व्यक्ति का। P1 के तहत किसी भी व्यक्ति का आईएमई किया जाएगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहा है, बस यही है आईएमई। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अनफिट किया गया फॉर्म ओ के तहत, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, 30 दिन के अंदर मैनेजर को अपील करेगा कि सर आप मेरा एपिलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच करवाई। तो मैनेजर भी क्या करेगा, 30 दिन के अंदर व्यवस्था करवाएगा जांच करवाने का, और 15 दिन पहले नोटिस देगा उस व्यक्ति को फॉर्म क्यू में कि जाओ तुम्हारा फॉर्म क्यू में नोटिस तुमको दिया जा रहा है कि 15 दिन के कि तुमको इस दिन को तुम्हारा जांच होना है। अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं आ पाता है, तो फिर उसको दोबारा नोटिस देगा सिमिलर मैनर में फॉर्म आर में। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू करेगा एपिलेट मेडिकल बोर्ड, फॉर्म एस में इशू करेगा, और फॉर्म टी में एनुअल रिटर्न्स भरा जाएगा ऑन और बिफोर 20 फरवरी या विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज इन ओनरशिप ऑफ द माइन और अबंडनमेंट ऑफ द माइन, और विद इन 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस, अगर 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए होता है। और ये जो एनुअल रिटर्न सेंड किया जाता है, ये चीफ इंस्पेक्टर को सेंड किया जाता है। तो बस यही तो है। यही तुमको एक चीज़ ध्यान रखना, इसी तरीके से तुम्हारा नोट्स होना चाहिए कि एक पेज में 29 से लेके वहाँ तक आ जाए। ठीक है ना। और अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर 29A में जो था, कहाँ पे अप्लीकेबल है कहाँ नहीं है। तो टेम्पोरी बेसिस पे या कैजुअल बेसिस पे जिसका एम्प्लॉयमेंट किया गया है 6 महीना से ज़्यादा समय के लिए नहीं किया गया है, तो वो वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। बस यही तो है। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो 60 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। और कहीं पे दिया हुआ है कि अगर 30 दिन लैप्स कर जाता है, जिस दिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का जांच था या फॉर्म ओ दिया गया है, ये मान लो फॉर्म ओ दिया गया है, 30 दिन के अंदर अपील करता है, ठीक है। अगर अपील नहीं करता है तो क्या होगा, अगर अपील नहीं करता है तो अनफिट मान लिया जाएगा। अगर अपील नहीं करता है तो अनफिट मान लिया जाएगा कि तुम अनफिट है। ठीक है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो एग्जामिनिंग ऑथोरिटी 29C वाला जो डॉक्टर है ना, वो ओ में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा। और एस में क्या होगा, जो अपीलेट मेडिकल बोर्ड 29 के वाला है, वो यहाँ पे फॉर्म एस में मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है। बात